हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, आपके एग्जाम्स की जो है डेट भी आ गई है और भाई साहब जुलाई का महीना आ गया है, तो आप दिसंबर की तैयारी भी करनी है बच्चों को। नहीं तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम लोग दोनों काम करेंगे। कैसे दोनों काम करेंगे? देखिए, आज से जो है ना हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मॉडल सेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, जो आपका अगस्त में 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होने हैं। तो उसमें हम लोग पेपर 1 की जो है मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। सर क्या मॉडल सेट होगा? टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर आरसीडीआई सब कुछ होगा, टोटल 10 यूनिट्स के क्वेश्चन होंगे और उसमें से भाई साहब आपके 3 दिन जो हमारा नेट वाला भैया ऐप है वहां पे क्या होगा? टेस्ट होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन टेस्ट होगा शाम के 7 बजे से 7 से 8 के बीच में। और उसी टेस्ट का एक्सप्लेनेशन जो है वो अगले दिन हम लोग 9 बजे करेंगे, यानी टीटीएस को ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होगा जिसको हम लोग मॉडल सेट पेपर कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग टेस्ट दीजिए, नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करके टेस्ट दे दीजिए। दूसरा आप लोगों को क्या करना है सर, ये क्वेश्चंस फिर से एक बार आपको देख लेना है ताकि आपका जो है वो क्लियरेंस हो जाए, किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं बचे। तो इस मॉडल सेट की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं, है ना। हमने ऑलरेडी टेस्ट लगा लिया है, 3 टेस्ट लाइव टेस्ट हो चुका है। हाँ, एक चीज और बताऊं, जो टेस्ट जो होता है वो लाइव होता है, तो 3 टेस्ट लगा लिया। आज हम लोग एक टेस्ट की का जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, पूरा मॉडल टेस्ट देखने वाले हैं। आइए उस मॉडल टेस्ट सेट की जो है वो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नेट वाला भैया ऐप पर। शुरुआत करें सर, चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे 9 बजे आपको, है ना। कब कब? टीटीएस में। और टेस्ट कब हो रहा है सर? एमडब्ल्यूएफ में शाम को कितने बजे? 7 बजे, याद रखिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जाके तुरंत डाउनलोड करें, है ना। उसको लेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला हो गया। उसके साथ अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो भैया ये वाला पीडीएफ कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल है मेरा, नेट वाला भैया। आप डाउनलोड नेट वाला भैया कहीं लिखेगा, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको क्या कर लीजिएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेंगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है व्हेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे न्यू इंफॉर्मेशन। जब कभी भी प्राइमरी फंक्शन क्या बोला कि जब प्राइमरी फंक्शन कम्युनिकेशन का क्या हो जाए कि नए इंफॉर्मेशन को कन्वे करना हो जाए, नया इंफॉर्मेशन को बताना हो जाए, तो इट इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको क्या सब लिमिनल फंक्शन बोलते हैं? क्या इसको सिंगल टास्क फंक्शन बोलते हैं? क्या इसको रेफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं? हिंदी आपका लिखा हुआ देखिए, जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना को प्रेषित करना है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी? रेफरेंशियल फंक्शन, क्योंकि कन्वे करता है नया इंफॉर्मेशन। और जब भी नई इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो हम रेफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं? रेफरेंस लेते हैं। तो इसलिए इसका बात क्या हो जाएगा? रेफरेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? रेफरेंशियल फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वन ऑफ द 4 मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन क्वांटिटी मैक्सिम्स रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ। देखिए ये 4 मैक्सिम्स जो है ना वो पूछे गए हैं ग्रिस मैक्सिम्स के बारे में। ग्रिस मैक्सिम्स क्या है पहले इसको देख लें जी सर। आइए पहले हम ग्रिस मैक्सिम्स देखते हैं कि ग्रिस मैक्सिम्स किसकी बात करता है, क्या उसके 4 मैक्सिम्स हैं। वो 4 मैक्सिम्स के बेस पर इसका आंसर बनेगा। आइए तो सबसे पहले हम बात करें ग्रिस मैक्सिम्स, तो 4 चीजों की बात करता है वो। किसकी किसकी सर? क्वालिटी की, क्वांटिटी की, रिलेशन का और मैनर का। सवाल क्वांटिटी से पूछा गया था। देखिए जब क्वांटिटी की बात करी जाए तो ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ना, इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। इनफ मतलब जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, बहुत ज्यादा टू मच इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो क्वांटिटी बात करता है से इनफ इंफॉर्मेशन बट नॉट टू मच, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी बात करता है बी ट्रूथफुल, आप सही रहिए, डोंट गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब क्वांटिटी की बात करें
तो भैया उतना ही तो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वालिटी की बात करें तो आप सही इंफॉर्मेशन देने की बात करी जा रही है कि जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करता है, अनसपोर्टेड इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है या फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी सही इंफॉर्मेशन की बात करता है, क्वांटिटी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करता है कि भैया जो आपका इनफ इंफॉर्मेशन है वो दीजिए। रिलेशन बात करता है कि स्टे रिलेवेंट टू द टॉपिक, अगर आप कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप रिलेवेंट रहिए उसी टॉपिक के साथ जिसकी बात कर रहे हैं। आप कम्युनिकेशन की बात कर रिसर्च में मत घुस जाइए, है ना, ये कह रहा है ये रिलेशन। और मैनर कहता है कि आप क्लियर रहिए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे क्या निकलेगा, ये सारा। तो बी क्लियर, ब्रीफ एंड ऑर्डरली, ठीक है। कह रहा अवॉइड ऑब्स्क्यूरिटी और एम्बिग्युइटी, ये इसको इस चीज को अवॉइड करना है, आपको बी क्लियर रहना है, ब्रीफ रहना है और ऑर्डर में रहना है, याद है। तो ये चार चीज का जो मैक्सिम्स है ये किसकी है, ग्रीस का मैक्सिम्स है। अब इस ग्रीस मैक्सिम्स में पूछा किसका, सर क्वांटिटी मैक्सिम के बारे में। सर क्वांटिटी मैक्सिम्स की बात करता है तो सर क्वांटिटी मैक्सिम इंफॉर्मेशन की बात करता है किसका, कि भैया हमको इनफ राइट अमाउंट किस अमाउंट में देना है, इंफॉर्मेशन को सही अमाउंट में देना है, जितना जरूरत है उतना ही देना है ना। यही बात बोला कौन, सर ये बात बोला ग्रीस का चार मैक्सिम्स। क्लियर है बात जी सर। आइए अब नेक्स्ट ये देखिएगा मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, है ना, ये दिया हुआ, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी क्या तो यही रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर डिटरमाइन द मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर। तो बोल रहा भाई साहब निम्नलिखित में से कौन से संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार में अर्थ का निर्धारण करते हैं। तो भैया देखिए क्या जरूरी है किसके लिए, कंटेक्स्ट के लिए। तो सबसे पहले एक तो कम्युनिकेशन बिहेवियर के लिए फिजिकल लोकेशन जरूरी है, ठीक है। फिजिकल लोकेशन तब जरूरी है जब उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, लोग होंगे। फिर प्रीसीडिंग इवेंट्स होना चाहिए, कोई चीज का पूर्वगामी घटना होना चाहिए। फिर एब्सेंस ऑफ ऑडियंस होगा तो भाई साहब कम्युनिकेट किसको करोगे, तो ये तो गया, तो सर ई किसमें इसमें काट दो, है ना। और अगर नॉन फंक्शनल गोल होगा, जब गोल ही नॉन फंक्शनल है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर काम क्या करेगा, तो कॉन्टेक्स्ट किस काम का, तो इसीलिए डी और ई गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और ई आ जाएगा। क्लियर है, कम्युनिकेशन में बात सही है सर, बिल्कुल सही है, ए बी और सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है which of the following belong to the field of proxemics in communication। proxemics बोलते हैं जब हम डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी करते हैं। स्पेस मतलब वो ऊपर वाला स्पेस नहीं, स्पेस मतलब गैप की स्टडी करते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ आवाज आ रही है, चलो। कह रहा है डिस्टेंस और स्पेस की जब हम स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान दें। देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस तो नहीं होगा, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस आपके जो है कम्युनिकेशन का वो पार्ट है जहां पे हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका पैरालिंग्विस्टिक वगैरह कम्युनिकेशन में जो आता है वो तो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ क्राउड में लोग कैसे कितने दूर में बात करते हैं, ये आ जाएगा बात प्रोजेमिक्स का, तो ये सही है। टेरिटोरियली किसको बोलते हैं, पारदेशिता, इसमें बात करते हैं तो किस टेरिटरी में कौन कौन सा है, ये भी आ जाएगा डिस्टेंस स्पेस में। पर्सनल स्पेस भी आपका डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी है, तो ये भी आ जाएगा। आई कॉन्टेक्ट को यूज ऑफ आई इन कम्युनिकेशन कहलाता है ओक्यूलेसिक्स, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो बी सी और डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी और डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसा पूछा जाने लगा है। बुद्धिज्म जो कि हायर एजुकेशन का, उसको कम्युनिकेट कर दिया, उसको कोरिलेट कर दिया कम्युनिकेशन से, और देखिए कैसा सवाल पूछा जा रहा है। क्या रहा है, गिवन आर टू स्टेटमेंट, है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म के अनुसार लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड टू अडॉप्ट मॉरल साइंस। कह रहा है देखो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जो है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए किसके लिए, मॉरल स्टैंस के लिए। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, सॉरी बुद्धिज्म के अनुसार लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए किसके लिए, मॉरल स्टैंस के लिए, तो बिल्कुल सही है, नैतिक किसके लिए, सोच के लिए। चलिए दूसरा देखें, critical introspection is not preferred by Buddhist as a part of intrapersonal communication। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बात किया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात में, ये बात हुई थी कि
बौद्धों द्वारा समालोचन आत्मावलोकन को अंततः व्यक्तिगत संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती, वरीयता दी जाती थी। तो ये तो गलत है, दूसरा गलत पहला सही, यानी कि थर्ड नंबर। देखिए आ गया ना थर्ड नंबर, यही है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हायर एजुकेशन से पूछा गया है, हंटर कमीशन से। क्या पूछा गया जी? हंटर कमीशन से। आइए देखें, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन, मतलब कौन सा जो है हंटर कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। अबलिशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया नहीं, रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एंट्री इन कॉलेजेस नहीं, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन। हाँ जी बिल्कुल, प्राइवेट पार्टिसिपेशन किया गया, प्राइवेट एंटरप्राइज का बोला गया बहुत सारा कॉलेज लेके आओ, है ना, ये बात किया गया। और क्या बातें की गई देखो, रिकमेंड किया उन्होंने मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स का, है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ मास एजुकेशन का बात किया, वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, इसकी बात करी थी, 1882 में आया था, ये बात तो आपको पता है। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल प्राइमरी एजुकेशन को न्यू डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स में लाने की बात करी, इनकरेज किया फीमेल एजुकेशन को आउटसाइड प्रेसिडेंसी, सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में डिवाइड करने की बात बोली, कौन कौन सा, एक लिटरेरी और एक वोकेशनल, ठीक है। और सजेस्ट किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी हायर एजुकेशन को अलग किया जाए, ठीक है। और एस्टेब्लिश के बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में हुआ था और यूनिवर्सिटी इलाहाबाद 1887 में। तो ये हंटर कमीशन के कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882, 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो हुआ था लाहौर में बना था। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ, किसका बर्डन कम करने के लिए, सर कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया था 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है Which of the following steps were taken by the University Grant Commission during the second 5-year plan? देखो जो सेकेंड 5-year प्लान का जो है उसमें क्या क्या चीजें हुई थी उसकी बात कर रहा है। तो ये सेकेंड 5-year प्लान में यूजीसी ने 3 इयर्स डिग्री कोर्स को लॉन्च किया था, लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज को इंप्रूव किया था, सैलरी इंक्रीज किया था यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, लेकिन नॉन न्यू डिपार्टमेंट्स पर नहीं, न्यू डिपार्टमेंट्स भी बने थे, तो ये तो गलत है। हिंदी वाज मेड ऑप्शनल मीडियम, ऑप्शनल नहीं था, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। चलिए आइए देखिए ये क्या दिखा है, ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान क्या हुआ, 3 ईयर डिग्री के कोर्स बने, इंप्रूवमेंट हुआ, सैलरी ऑफ यूनिवर्सिटी बढ़ाई गई, प्रमोशन हुआ रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएशन का, और नई यूनिवर्सिटीज और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन का बात कहा गया था। कहां सर, सेकेंड 5-year प्लान में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए बताइए क्या है। Which of the following research institutes were established between the first and third 5-year plans? तो भाई साहब कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो है फर्स्ट और थर्ड 5-year प्लान्स के बीच में बना था, इसकी बात करी गई है। सर उसके वो जो इंस्टीट्यूट बना था वो था साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, यानी कि बी, सी और डी। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बना एक कोलकाता में, लोक भारती बना वेस्ट बंगाल, ये भी कोलकाता में शांति निकेतन, और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो है ये बना आपका तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। सर बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एशियन इंडिया अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया। ये बात बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो एशियन इंडिया में बना था वो जो अट्रैक्ट किया बहुत सारे एशिया के अलग अलग पार्ट से स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए आते थे, बिल्कुल सही है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवरशैडोड बाय द यूनिवर्सिटीज इन यूरोप एंड अरबिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, बाद में क्या किया गया, यूरोप और अरब देशों की यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। ये देखो आ जाओ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या है सर, आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज। भाई साहब प्राइमरी स्टोरेज क्या होगा, तो सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज फास्टर होगा, क्या होगा, स्लोअर तो नहीं होगा, सेकेंडरी से फास्टर होगा। अब लेस एक्सपेंसिव होगा या मोर, सर मोर एक्सपेंसिव होगा, तो फास्टर होगा और मोर एक्सपेंसिव होगा, तो ये आंसर होगा थर्ड, है ना, देख लो, क्लियर है जी सर। आइए नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। एक सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड वीडियो फोटोज, एक जो सिक्योरिटी हम लोग लगाते हैं ना, सीसीटीवी लगाते हैं जी,
तो वो वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करता है। 1 मिनट ऑफ वीडियो रिक्वायर्स 180 मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज, यानी कि 1 मिनट बराबर 180 MB को रिकॉर्ड करता है वो। द रिकॉर्डिंग सिस्टम कैन स्टोर सेवरल आवर ऑफ वीडियो फुटेज, और जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो घंटों तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। हाउ मच स्टोरेज वुड बी नीडेड ऑफ 2 आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज, तो भाई साहब सीधा सीधी बात मान लो ना यार, 2 घंटा बराबर कितना मिनट, 2 आवर्स बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना घंटा ये लेता है, 180 MB, है ना, यही लेता है। तो 120 गुना क्या हो जाएगा, 180, है ना। अब इसको 120 गुना 180 कर लो, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जो भी आएगा देखो कैलकुलेट किया हुआ होगा, कितना आ जाएगा जी, 21,600, कितना आएगा, 21,600 MB, है ना जी सर। अब 21,600 MB आ गया, उसके बाद क्या सर, उसके बाद हम लोग मेगा, देखो ये क्वेश्चन किसमें, कन्वर्ट मेगाबाइट्स इनटू गीगाबाइट्स। अब देखो जीबी में है ना क्वेश्चन, देखो जीबी में क्वेश्चन है, तो एमबी को जीबी में कन्वर्ट कर दो। तो सर 1024 MB बराबर 1 GB होता है जी सर, तो 1024 से डिवाइड कर दो, वही किया यहाँ देखो, है ना, 1006 को 1024 MB से डिवाइड कर दिया, तो आया कितना सर 21.093 GB। तो वही चीज यहां भी करना था, एक यहाँ पे 1024 MB बराबर 1 GB, ठीक है। तो एक, हाँ तो फिर इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना था, तो जीबी में, तो 1 GB बराबर कितना हो जाएगा, 21,600 MB डिवाइडेड बाय 1024 MB करोगे तो 21.9 कुछ करके आएगा, तो 21.1 आ जाएगा, है ना, 21.09, सॉरी 21.9 बोल रहा हूं, 21.09 करके आएगा, तो 21.1 आंसर हो जाएगा इसका, क्या, जीबी, ठीक है। ये देखो इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है कि 2 घंटा बोला तो 120 मिनट, और 120 मिनट 1 मिनट बराबर 180 MB था, तो 120 मिनट बराबर 21,600 MB हो गया। अब इसको MB को जीबी में कन्वर्ट करो, क्योंकि जीबी में आंसर पूछा है, तो 1 GB बराबर 1024 MB, 21,600 में 1024 को डिवाइड किया, तो 21.093 GB आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें सर, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है IPv6 एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, IPv6, ठीक है, याद रखिएगा, इन कंप्यूटर एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्किंग इज 4 टाइम्स लार्जर देन IPv4 एड्रेस। क्या ये सही है गलत है, क्या ये सही है गलत है, सर बिल्कुल सही है। IPv6 जो है IPv4 से 4 टाइम गुना क्या है सर, आपका बेटर है ना, लार्जर है। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा IP एड्रेस गिवन गिव्स द लोकेशन ऑफ ऑन अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट, whereas the MAC address identify the device connected to the internet। ये बात बिल्कुल सही है। IP एड्रेस क्या करता है सर, आपका ये बताएगा कि लोकेशन कहाँ है, और MAC एड्रेस क्या करता है कि कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट है, ये बता देगा। तो पहला और दूसरा दोनों का तो सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर। ये देखो IP4 IP6 सर डिप्लॉयड हुआ 98 में, 1998 में ये 32 बिट IP एड्रेस दे सकता है, ये 128 है ना, 4 टाइम्स बढ़ा हुआ। ये 4.3 बिलियन एड्रेस देखता है, ये 7.9.10 का पावर 28, ठीक है। न्यूमेरिकल डॉट ये है, और इसका है ये जो है टेंस में देखता है, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देखता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है। चलो आ जाएं सर, बिल्कुल आ जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्म दिया हुआ है, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैच करना है, ठीक है। आ जाइए, विंडो को मैच करना है, विंडो को मैच करना है, तो विंडो क्या हो जाएगा, विंडो हो जाएगा क्या, कंटेंट लिस्ट, नहीं ये नहीं होगा, यूज टू सेलेक्ट मेनू, रिप्रेजेंट्स ऑन एरिया दैट ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज इन्फो, हाँ ये होगा। विंडो का मतलब क्या होगा, देखो कि रिप्रेजेंट करता है एरिया में, क्या रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम, ठीक है। चलो आइकॉन किसको बोलेंगे, आइकॉन बोलेंगे जो फोल्डर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है, कैन बी सीन विद इन अ विंडो और फ्री स्टैंडिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है। मेन्यू बोलेंगे एक लिस्ट को, क्या बोलेंगे, मेन्यू बोलेंगे एक लिस्ट को, है ना ये, और पॉइंटर बोलेंगे तो हम लोग मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये लीजिए आंसर हो गया 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आए सर, बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है स्टेटमेंट, द इंटरनेट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन में बी बायस्ड और इनएक्यूरेट।
क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं। इंटरनेट यहाँ से तो ये क्या हो सकता है, बायस्ड या इनएक्यूरेट हो सकता है। द इंटरनेट इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू। नहीं, इंटरनेट एक सर्विस नहीं है, जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू है उस तरह से इंटरनेट एक अलग चीज है ना। आओ देखो, तो ये तो गलत है, ये सही है, पहला गलत, दूसरा पहला सही, दूसरा गलत, यानी थर्ड नंबर। देखो वो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, सिंपली वेब कह सकते हैं इसको, जो कंसिस्ट करता है सारा पब्लिक वेबसाइट्स को कनेक्टेड टू द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, और ये कनेक्ट करता है इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्लाइंट डिवाइसेस, है ना, कंप्यूटर, सेलफोन दैट एक्सेस वेब कंटेंट। कह रहा है www जस्ट वन ऑफ मेनी एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे इंटरनेट का एक एप्लीकेशन है, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन में से एक www भी है, सर्विस नहीं है इसका, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आ जाओ जी, अब किसका है सर, ये है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना, उसमें से आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एज पर द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब एक सही तो दूसरा गलत, और दूसरा गलत तो पहला सही, ये वाला चीज। तो सर ये था कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये ही था, ये आई ओ यही था ना जी सर, ये ऑल था, ये नो था, ये सम था, सम नॉट था, ठीक है, यही था जी सर। अब बोल रहा है कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वाला बात बोल रहा है, ठीक है जी सर। तो सर बात किसकी कर रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहा है, और इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, तो आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है सर, सर कॉन्ट्राडिक्टरी में दो चीजें आ सकती है, या तो ऑल के साथ सम नॉट आ सकता है ना, या तो ऑल के साथ सम नॉट आ सकता है, या सम के साथ नो आ सकता है। देखो सम है ना, इसके साथ नो आ जाएगा, ये सम नॉट है ना, ऑल आ जाएगा। तो अब देखो सम के साथ नो है कि ऑल के साथ नॉट है, ऑल के साथ सम नॉट, ए और सी अवेलेबल है सर, ए और सी अवेलेबल है, देख लो बी और डी नहीं होगा कहीं, देख लो कहीं नहीं है। तो ये इसमें याद रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसका सर, कॉन्ट्राडिक्टरी का, तो एक ऑप्शन होगा एक ऑप्शन नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से ढूंढ के लगा सकते हैं। तो ए और सी यानी कि ऑल और सम नॉट वाला केस यहाँ अवेलेबल है, यही होगा इसका आंसर। चलिए, ए और डी है क्या, नहीं ए और सी होना चाहिए, सम, ओ सॉरी 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 सॉरी, सम नॉट नहीं, सम नॉट डी में है, ए और डी है ना, तो ये होगा इसका आंसर, ए और सी नहीं, क्योंकि सी में सम नॉन एनिमल्स आर नॉट वेजिटेरियन, सर नॉन नॉन कट जाएगा तो सम का केस आ जाएगा ये, तो ये नहीं होगा, तो सम नॉट कौन सा हो जाएगा सर, ए और डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 70 में चले जी सर, 70 में चलिए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो भाई साहब लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है, नो लिक्विड्स आर बेवरेजेस, एक ये है, और नो बेवरेज आर लिक्विड, ये नो का कन्वर्जन पॉसिबल होता है, ऑल का कन्वर्जन नहीं होता है, सम का कन्वर्जन नहीं होता है, ऑल का कन्वर्जन सम के केस में होता है, लेकिन और जो सम का कन्वर्जन है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो नो का कन्वर्जन पॉसिबल है, यानी ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ये दिया गया सम नॉट का केस, गिवन एज अ ट्रू, अगर इसको ट्रू दिया गया, देन अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ पोजीशन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट कैन इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। भाई साहब ये देख लो, ऐसे ये बोला ए ऑल, ये नो, ये सम, और ये सम नॉट, यही है। अगर बोला सम नॉट का क्या बोला, सम नॉट को ट्रू बोला, तो बोला फॉल्स कौन होगा, फॉल्स ऑल वाला होगा, सामने वाला फॉल्स होता है हमेशा, ए पहला आंसर। आ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मोर लॉज हैव बीन एडेड टू ऑन द बुक्स इन द पास्ट 5 years than the ever before, yet the number of crimes committed during the same period has significantly increased, therefore bring to crime rate down, we must eliminate the laws। हैं, ये कोई बात हुआ भाई साहब, अगर बोल रहा है
कि विगत 5 वर्षों के दौरान विधि पुस्तिका में पूर्व की अपेक्षा अधिक कानून जोड़े गए हैं, तथापि इस अवधि के दौरान अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब लॉ अधिक ऐड हुआ है तो क्या हुआ है सर, अपराध बढ़ गया है, और अपराध बढ़ गया इसलिए से क्या करना है, कानून को समाप्त करते चल जाए, मतलब लॉ ही खत्म कर दें। सर ये क्या है, ये फॉल्स कॉज है। क्या ये फॉल्स कॉज है, गलत रीजन है ना। ऐसा नहीं, कानून खत्म, कानून को इंप्लीमेंट करके उसको रोकना था, ना कि कानून को हटा देना है। तो ये वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। क्वेश्चन नंबर कहां चलते हैं जी, 20। क्या कह रहा है 20 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक ऑफ न्याय, आर्ग्यूमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल इज फेलिशियस। सो भाई भैया बिल्कुल सही है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज फेलिशियस, ये बिल्कुल सही है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन, दूसरा स्टेटमेंट स्कूल ऑफ लॉजिक, द साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल कमिट्स द फेलिसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल टर्म वेयर मिडल टर्म इज टू वाइड। नहीं सर, ये सत्य प्रतिपक्षा की बात कर रहा है, जहां मिडिल टर्म वाइड नहीं, मिडिल टर्म नैरो है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। किसकी बात कर रहा है, सत्य प्रतिपक्षा। तो पहला सही और दूसरा गलत। क्या बोल रहा है देखो, इट इज द फैलेसी ऑफ सत्य प्रतिपक्षा। ठीक है, क्या है, सॉरी ये बिल्कुल सही है। इर्रेगुलर मिडिल जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज द फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडिल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फैलेसी ऑफ सत्य प्रतिपक्षा क्या है, फैलेसी ऑफ सत्य प्रतिपक्षा, इर्रेगुलर मिडिल नहीं है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट है आपका आ गया जी डीआई, बेस्ड ऑन डेटा इन टेबल। डीआई की बात कर रहा है जी सर, डीआई की बात देख लें जी सर। अब डीआई में क्या बोला है भाई साहब, कुछ नहीं है, आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कार का, डीजल इंजन कार है और पेट्रोल इंजन कार है। ठीक है, 4 स्टेट है, कितना कितना चलेगा बात कर रहा है। तो बोला टोटल नंबर कार जो है 14, मतलब 4 स्टेट में जो कार का जो संख्या वो 1400 है। तो 1400 का बात कर लें तो कितना क्या हो जाएगा देख लें एक बारी। सर पहले ए बी सी डी में निकाल लेते हैं कितना परसेंटेज कार का है, उसके बाद डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को डिवाइड कर देंगे। तो सर देख लीजिए, आइए सर अगर हम बात करें ए बी सी डी का, ए बी सी डी का, तो ए का जो आपका परसेंटेज है कितना है सर, 1400 का 14%, कितना आ जाएगा 196, है ना। ठीक है, अब उसके बाद 1400 का 28%, अब देखो 28% निकालने की जरूरत नहीं, इसी को डबल कर दो 392, है ना। चलो फिर तीसरा 1400 का 32%, कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा 448। फिर 1400 का आपका आ जाएगा 26%, 26 गुणे 14 कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 364। काम खत्म, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक नहीं सर। अब पूछा कि भैया अब मुझे बताइए कि डीजल इंजन कार का रेशियो क्या और पेट्रोल इंजन का रेशियो क्या। कुछ नहीं करना है, डीजल इंजन का साइड डीजल इंजन लिख दो, पेट्रोल इंजन का पेट्रोल देख लो। अब देखो डीजल इंजन कार है जी सर, थोड़ा सा मैं पतला कर रहा हूं इसको, हाँ आ जाओ। अब ये कितना आ जाएगा सर, डीजल इंजन आ जाएगा कितना सर, 196 का 3/7, और 196 को अगर आप 7 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 28, तो 28 दिया के 84 84 आ जाएगा। ठीक है, और यहां जब 3 ये है और ये 4/7 हो जाएगा ना 196 का, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 112, 28 गुने 4 112। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब आ जाइए 28% कितना था सर, 392, और 392 का 5/14, तो ये भी तो 28 ही आएगा। जब 196 को 7 से डिवाइड करें 28 आया, तो 392 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। 28 बचे कितना हो जाता है 140, कितना आ जाता है 140, और 28 को 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 252। ठीक है, अब 32% वाला में देख लीजिए कितना है 448, 448 का 5/8। अब इसको अगर आप ये से करिएगा तो आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56 गुने 5, तो ये आ जाएगा 56 गुने 5 हो जाएगा 6 25 30 तो 250 280, और ये कर दीजिएगा 448 का 3/8, तो ये कितना आ जाएगा 56 कितना 50 150 168। ठीक है, और ये 26% है 364, 364 का 1/2 करिएगा तो आ जाएगा 182, ये है ना, कितना आएगा
182, तो ये भी 182 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन हमारे नजर के सामने है, अब फटाफट डीआई बनेगा। क्या होगा? फटाफट डीआई बनेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भाई साहब डिफरेंस बताइए डीजल इंजन कार में और किसमें, कौन सा सर? पेट्रोल इंजन कार का। डीजल इंजन कौन चाहिए सर? डीजल इंजन वाला बी स्टेट में बताइए और पेट्रोल वाला डी स्टेट में बताइए। ठीक है जी। अब आ जाइए डीजल इंजन देखिए कहां है सर? ये देखिए ये डीजल है, ये पेट्रोल है। पहले बोला बी में ना, बी में बोला किसका? डीजल का। कितना आ जाएगा सर? 140। यही बोला ना, देख लो बी में डीजल का, तो ये डीजल है 140। ठीक है सर। उसके बाद बोला डी में पेट्रोल, ये देखो डी में पेट्रोल 182। अब बोला डिफरेंस बता दो, 42। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो ये क्या हो गया? डिफरेंस। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आइए क्या है? नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट सी। आ जाओ, सी का पेट्रोल देख लो, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट ए। ए का डीजल, यही है ना जी। अब पूछा है कि भैया इसमें से कितना ज्यादा है, किससे? डीजलवा से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा पूछा है जी सर। आइए पहले देख लेते हैं। ये देखिए कौन कौन सा था जी? सी का पेट्रोल, ए का डीजल। आइए सी है, सी का पेट्रोल कितना है? 168। और डी का डीजल कितना है? सी का पेट्रोल और डी का डीजल, एक मिनट, डी का डीजल है ना जी, सॉरी ए का डीजल है, वही में सी का पेट्रोल, सी का पेट्रोल और ए का डीजल, ए का डीजल 84। ये देख लो सी का पेट्रोल 168 और ए का डीजल है 84। डिफरेंस निकाल दोगे, कितना ज्यादा पूछा है तो 84 ही ज्यादा है, 168 आधा है जी। अब निकाल लो परसेंटेज मोर देन, कितना ज्यादा पूछा है ना क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट सी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार इन स्टेट ए। स्टेट ए में डीजल इंजन कार से कितना ज्यादा है, तो स्टेट ए में डीजल इंजन कार से कितना ज्यादा, ये देखने के लिए 84 ज्यादा था, 84 ले लिए। और किससे ज्यादा पूछा है तो सर स्टेट ए से, तो 84 इसका भी है, इसको 100 कर दो तो 100% क्या है? ज्यादा है। किससे सर? स्टेट ए के डीजल इंजन कार से स्टेट सी का पेट्रोल इंजन कार 100% ज्यादा है। कितना है? 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए सर। बिल्कुल आइए, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है द डीजल इंजन कार इज इन स्टेट सी आर एयर कंडीशन, एयर एसी वाला है 25%। कौन? डीजल इंजन कार स्टेट सी में, स्टेट सी डीजल 25% कार क्या है सर? एसी वाला है। तो पूछा क्या है? नॉन एसी। तो पहले देख लो, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ डीजल कार इन नॉन एसी इन स्टेट सी। ठीक है चलो, तो पहले हम एसी वाला निकाल लें, 25% है स्टेट सी में डीजल, देख लें कितना है। देखो स्टेट सी में डीजल 280 है, ये देखो 280 दिख रहा है ना ये। ठीक है चलो अब आ जाओ 280 का क्या है? 280 का 25% जो है कितना हो गया? 70। 70 कार ऐसा है जो है नॉन एसी, तो 280 में 70 नॉन एसी है, तो 210 जो बच गया वो क्या हो गया? एसी बच गया, सॉरी ये है एसी, ये क्या बच गया? नॉन एसी। 210 क्या हो गया? नॉन एसी। यही तो पूछा है, 280 है टोटल माइनस एसी, बचेगा क्या? नॉन एसी। ठीक है ये देखो नॉन एसी 210 आ गया डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है जी सर?
नेक्स्ट चले क्वेश्चन देखें, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट सी, टोटल नंबर ऑफ कार स्टेट सी यानी कि ये वाला 32% का वैल्यू, और बोला इन द पेट्रोल इंजन कार इन स्टेट बी का पेट्रोल इंजन मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है, देखें इसका 32% कितना है, आ जाओ देखो 32% 448 है, और ये वाला 252 है, क्या है 252 है, याद रखना, ये भूलना मत, मैं भूल जाता हूं तुम लोग मत भूलना है। चलो डिफरेंस पूछा है जी सर, ये देखिए 32% कितना था सर, सी का था 448 और 9 ये कितना था सर, ये था 252, तो ये क्या है सर, ये टोटल स्टेट का है ना, टोटल सी स्टेट्स का, और ये किसका था सर, ये बी का था पेट्रोल वाला, तो बी का पेट्रोल कितना था 252, अब घटा दो 6 14 5 गया तो 9 1 196, यही हो गया क्या सर, क्या पूछे डिफरेंस पूछा दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस, तो 196 क्या हो गया आंसर हो गया। यार हलवा है हलवा, बस अगर कैलकुलेट करो अच्छे से तो। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ द पेट्रोल इंजन कार्स इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर, भाई साहब बोल रहा है सारा पेट्रोल इंजन कार को जोड़ के बता दो, तो वो तो जोड़ा नहीं है हमने, इसको जोड़ लेते हैं फटाफट, आ जाओ ये देखो 112 252 168 182 जोड़ लो, तो 1 2 कितना हो गया 3 4 1 500, ठीक है मैं इधर से जोड़ता हूं, फिर इधर आ जाओ, फिर 80 8 6 14 5 19 और 1 20 200, और फिर इधर जोड़ दो 2 और 8 10 और 2 12 और 2 14 714, कितना हो गया 714, देखना यहीं पे 714 कहीं दिया होगा, 714, कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट का क्या है सर, नेक्स्ट मैथ्स आ रहा है, अब मैथ्स को देख लो कंसीडर कर लो, आ जाओ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, इसलिए ध्यान से देखना, एपी और जीपीए। कह रहा है इन अरिथमेटिक सीरीज हैविंग 50 टर्म्स, 50 टर्म्स मतलब 50n है ना। चलो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स 3 और 199, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। देखो जब एपी और जीपी की बात होती है ना, तो फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को an से, तो 50/2 3 प्लस 199 25 इंटू 3 और 199 कितना हो गया 202, इतना ही हुआ ना। हाँ अब इसको इंटू कर लीजिए तो ये आ जाएगा 50,050, क्या हो गया आंसर, देख लो क्लियर है, बड़ा इजी है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज AM GJ MG और SD, याद रखिएगा, देखिए इस सीरीज को समझिए, AM GJ MG SD, तो पूछा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, ये पूछा है ना, हाँ या ना जी सर ये पूछा है। अब देखिए यहां से इसको लीजिए, कहां से ABCDEFG उससे निकले गांधी जी, यहां से तो A के बाद BCDEF 5 का गैप, फिर इसको आप नेक्स्ट करिए G से लेकर M, फिर 5 गैप, M से लेकर S, फिर 5 गैप, तो नेक्स्ट भी क्या होगा 5 गैप, तो नेक्स्ट हो जाएगा Y, S के बाद RS TUVWX, नेक्स्ट 5 हो जाएगा क्या Y, ठीक है, बीच का गैप है 5। चलो अब इसको यहां से कंसीडर करिए, ये उल्टा है थोड़ा, क्या है JKL, ठीक है M, बीच में 2 का गैप है, फिर यहां से 2 का गैप, G के बाद HIJ, फिर के बाद D के बाद E और F, तो यहां क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहां हो जाएगा BC और यहां क्या हो जाएगा A, आंसर क्या हो जाएगा Y और A, ठीक है। नीचे 5 का गैप लिया फर्स्ट टर्म्स में, और सेकेंड टर्म में ऊपर में बैक साइड से 2 का गैप लिया, क्लियर है हाँ या ना जी सर। चलिए ये +5 हो गया बीच में और ये -2 हो गया बीच में, याद रखिएगा। चलिए वाइए नेक्स्ट है व्हाट इज द, क्या बोला, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 19 and 7 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ देयर डिफरेंस। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं XY तरीके से बता दूंगा, नॉर्मल तरीका भी बता दूंगा। चलो देख लो आ जाओ। सर बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि 2 नंबर है, मान लो सपोज X and Y आर 2 नंबर्स, ये हमने मान लिया, ठीक है।
जी सर। बोल रहा है x प्लस वाई करेंगे तो 19 आएगा और x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक है जी। अब इसको इससे भी बना सकते हैं, क्या करेंगे, ये करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 12। ठीक है जी। तो x इक्वल टू वैल्यू 6 आ जाएगी जी सर। अब x का वैल्यू को जो है पहला इक्वेशन में पुट कर लीजिए, एक इक्वेशन ये, दूसरा ये। तो पहला इक्वेशन में पुट करिए x प्लस वाई इक्वल टू 19, तो x कितना आ जाएगा, 6 है, प्लस y इक्वल टू 19, y कितना हो जाएगा 19 माइनस 6 इक्वल टू 13। तो x 6 y 13। ठीक है, देख लो अब जो पूछा है उसको प्रूफ भी कर लो। x प्लस वाई, दो नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, तो ये था 6, ये था 13, जोड़ लिए तो 19 आ गया जी सर। अब x माइनस वाई, ये भी देख लो, ये भी देख लो। मान लो कि दो नंबर है, बोला दो नंबर को घटाएंगे तो कितना आएगा सर, दो नंबर को घटाएंगे तो ये भी आपका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर, दोनों का डिफरेंस 7 आना चाहिए। देख लो, ये भी देख लो, आपका क्या है 19 माइनस 6, ओहो क्या बोल रहा हूं मैं, दो नंबर का 13 माइनस 6 कितना आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया 7। क्लियर है, हाँ की ना, क्लियर है जी सर। ये 13 और ये 6, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है जी सर। x, ये देख लो, x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 13 19 आ गया, और अगर हम यहां करेंगे x माइनस वाई यानी कि 6 माइनस 19, एक मिनट y कितना है जी 13, 6 माइनस 13 तो ये 7 आ गया। डिफरेंस आ गया ना, एक में अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 19 और माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 7 आएगा। ये माइनस मत दिखेगा, डिफरेंस बोला है तो प्लस माइनस का टेंशन नहीं है, डिफरेंस बोला है, 19 और 7 आ गया, इसका मतलब ये ठीक है। अब क्या बोला है, नेक्स्ट पूछा क्या है कि दोनों को डिफरेंस क्या दिया है, सम, और डिफरेंस किया तो 19 7 आ गया। बोला अब व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब स्क्वायर निकालने बोल रहा है, तो स्क्वायर निकाल दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 13 कितना 169, कितना आ गया 205। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सर बोला क्या, बोला भैया दोनों को जोड़, कोई भी दो अंक ले लो, बोला दो अंक लेंगे ना तो क्या होगा, हम जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा और दोनों में घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं सर। सर दो नंबर लेते हैं 19 में, पहले जोड़ने वाला देख लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, कितना कितना में जोड़ेंगे तो दो नंबर में तो आ जाएगा सर, 12 में 7 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, और 14 में 5 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, ये जोड़ने पे आ जाएगा। लेकिन ये भी बोला है कि अगर दोनों में से डिफरेंस को लेंगे ना तो 7 आएगा, तो 12 में 7 जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा 5 आएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 14 में 5 जोड़ेंगे डिफरेंस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बोला क्या था, दो चीज प्रूफ करना था कि 12 और 7 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 7 आना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गया। अब देखो 13 और 6 यही दो नंबर निकल गया ना, तो 13 6 का नंबर निकल गया, यही काम कर दीजिएगा तो 205 आ जाएगा। तो आप x और y मान के भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ने पर, तो दो नंबर कोई भी ले सकते हैं, 10 9 भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस साथ ही होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो 10 और 9 भी लीजिएगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा, डिफरेंस 1 आएगा। 10 और 9 का डिफरेंस 1 ही आता है। यहाँ पे 12 7 हमने लिया क्योंकि क्लोज था तो डिफरेंस 5 आया, 13 6 लिया तो डिफरेंस 7 आ गया। तो इसका मतलब मेरा दोनों कंडीशन ये प्रूफ कर रहा है कि भैया 13 और 6 को जोड़ देंगे तो 19 भी आ रहा है और 13 6 में घटाएंगे तो 7 भी आ जा रहा है। तो दोनों कंडीशन प्रूफ हो रहा है, इसलिए मेरा यही सही होगा। क्या नंबर्स, दो नंबर सही होगा। अब इसको स्क्वायर करने बोला, कर दिए तो आंसर निकल के आ गया। चले जी सर, क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 ईयर, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है आपको। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाओ। आ जाओ, देखो A इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 का पावर n, यही होता है। बोला जितना प्रिंसिपल है उसका डबल अमाउंट है, यही बोला ना, सम मनी डबल्स हो जाता है।
4 साल में। तो सम मनी मतलब मान लो पी ये है तो ये 2p हो जाएगा। अमाउंट 1 तो है ही, r/100 ये निकालना है, n है 4 साल, ठीक है। p और p को काट दीजिए, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 2, ठीक है 2, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूं, 1 + r/100 का पावर 4, वरना मैं एक लाइन बना देता। अब देखो, अब जब ये वैल्यू इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा सर 4 का ये हो जाएगा, सॉरी 2 ये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम 2 का पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, तो 1 + r/100 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 + r/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ 1.1892, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले से बनाया 1.1892 इक्वल टू 1 + r/100। इधर माइनस कर दोगे, इसको इधर आके माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.92 r/100। r का वैल्यू निकाल दोगे तो 18.92 ये आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 18.92 आ जाएगा आंसर, ये थर्ड नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है ऑन अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 20% और 15% का। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले एक अमाउंट पर 20% मिला और उसी चीज सामान पर फिर 15% और मिला। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 360, 3060, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो देख लो, मान लेते हैं सपोज मार्क प्राइस है 100, तो भैया उसमें 20% डिस्काउंट बोला, 20% डिस्काउंट दिया तो 100 का 20% 20 रुपया, आ जाओ 80 रुपया। अब फिर बोला एक बार और डिस्काउंट दिया 80 रुपया का 15%, तो कितना आ जाएगा 12 रुपया सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है जी सर, तो 68 रुपया। तो क्या बोला, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बोला जब देखो मार्क प्राइस 100 रुपया था तो सेलिंग प्राइस 68 रुपया था। अब सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है 3060, तो बताओ कि मार्क प्राइस कितना, कर लो 100 × 3060 डिवाइडेड बाय 68, काटो 1530, 34, फिर काटो 17, ये काटो 765, फिर 17 से काट दो इसको, 765 को आ जाएगा 45, आ जाओ 45 × 100 यानी कि 4500, और यही आ जाएगा क्या प्रिंसिपल। यही पूछा ना, व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 45। क्लियर है, आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना, नहीं सर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चले जी सर, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में चले जी सर, आइए। कह रहा है which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning। सर टीचिंग एंड लर्निंग का पेडागोजिकल एनालिसिस होता है, जहां बच्चों लोग को पढ़ाते हैं तो हम सारा चीज जब डिसाइड करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, कंटेंट एनालिसिस क्या होगा, है ना, कौन सा चीज से हम टेस्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ सारा का सारा इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, कंटेंट एनालिसिस, इवैल्यूएशन डिवाइस, सारा का सारा आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। क्योंकि भाई पेडागोजिकल एनालिसिस तभी हम कर पाएंगे टीचिंग लर्निंग का जब हम ये सब चीज करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, कैसे टेस्टिंग करना ये देखेंगे, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये ध्यान देंगे, तो सारा चीज हम देखेंगे तभी हम टीचिंग का पेडागोजिकल एनालिसिस कर पाएंगे। तो ए, बी और सी और डी आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, in teacher centered learning the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focus the students feelings। भाई साहब ऐसा नहीं है, टीचर ये क्या कह रहा है कि टीचर सेंटर लर्निंग मेथड में टीचर जो वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है किसको, ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग को, अपने ऊपर जो जिसको आप खुद पे डिसीजन लेना होता है वो छोड़कर वो स्टूडेंट की फीलिंग को ध्यान में रखता है। नहीं, जब स्टूडेंट की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है तो उसको टीचर नहीं लर्नर सेंटर बोलते हैं। टीचर सेंटर में टीचर खुद फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, खुद डिसीजन लेता है और सारी चीजें बताता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड स्टूडेंट एज सी इट। जैसा स्टूडेंट देखता है संसार को उसी नजर से टीचर देखने की कोशिश करता है। ये लर्नर सेंटर मेथड है और ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, यानी 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्या एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट
एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज नॉन एट कन्वर्जेंट थिंकिंग। सर ये गलत है, सर ये तो डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है ना। क्या कह रहा है, समस्याएं अथवा प्रश्नों के असामान्य फिर भी अनुपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता क्षमता करने की अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। ये तो हिंदी हो गया। मिला जुला के बोल रहा है अनयूजुअल और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है ना, जो क्वेश्चंस का मिलता है, तो ये कम मिलता है, ये कम मिलता है। अनयूजुअल या अप्रोप्रिएट वाला जो मिलता है, जो वो होता है इसमें क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरीली ऑन नॉलेज और लॉजिक इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। सर इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। दोनों का स्टेटमेंट गलत है और दोनों अलग लिखा हुआ है। ध्यान समझिएगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है। डाइवर्जेंट मतलब होता है क्वालिटेटिव थिंकिंग और कन्वर्जेंट मतलब सॉरी डाइवर्जेंट मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव थिंकिंग और कन्वर्जेंट का मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब क्वालिटेटिव थिंकिंग और कन्वर्जेंट मतलब आपका क्वांटिटेटिव थिंकिंग। मतलब क्या हुआ कि सर जब डाइवर्जेंट की बात होगी तो क्वालिटी की बात होगी, जब डाइवर्जेंट की बात होगी तो हम रिस्पॉन्स को उनके हिसाब से देख पाएंगे, एकदम फिक्स्ड वाला एप्रोप्रिएट वाला नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब आप कन्वर्जन की बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कंटेंट पे फोकस होगा, फैक्ट तरीके से आपको मिल जाएगा और वहां की जो थिंकिंग होगी डायरेक्ट होगी, मतलब एग्जैक्ट वो चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, दोनों गलत है। चलो नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। आ जाओ जी। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एक को असर्शन दूसरे को रीजन माना है। असर्शन देखो, कह रहा है नो टेस्ट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, नो टेस्ट प्रोवाइड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि भैया कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो परफेक्ट स्टूडेंट की पिक्चर को बता सके कि भैया ये स्टूडेंट इतना अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आर क्या बोल रहा है, अ टेस्ट इज ओनली स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बात सही है, टेस्ट क्या है, एक सैंपल है कि भैया एक स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं सर। तो ए और आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्लियर है जी सर। जब भी हम टेस्ट लेते हैं आप लोगों का तो क्या है, आपको परफॉर्मेंस से तो पता चलता है और कुछ पता चलता है नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा था मेमोरी फॉर द जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, वेल मेमोरी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉजिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, ये आपको मेमोरी का टाइप से पता चल जाएगा। आइए सर, इसको सेमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। लेकिन क्या है देखिए, जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, मेमोरी पहले तीन तरह का, सेंसरी मेमोरी मतलब एक सेकंड आपके दिमाग में रहेगा, काम खत्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, एक मिनट तक आपको पता चलेगा, जिसको हम लोग वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो होता है दो तरह का, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट की बात करें तो वो एक कॉन्शियस मेमोरी होती है और इम्प्लिसिट की बात करें तो वो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। जब भी हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट का तो उसमें दो टाइप का होगा, एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स की बात करता है और एपिसोडिक जो इवेंट्स या एक्सपीरियंस की बात करता है। जब आप कोई एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रेन में चलते हुए कोई सफर का एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी चीज को आप देख रहे हो और उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। लेकिन अगर फैक्ट्स याद करना हो कि भाई इतने तारीख को हमने ये चीज किया था, वो सेमेंटिक मेमोरी है और उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। देखो जनरल नॉलेज और फैक्ट्स की बात कर रहा है वर्ल्ड का, तो ये सेमेंटिक मेमोरी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आ जाओ देखो। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। ठीक है, कह रहा है नो, एक मिनट, ये तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 36, ये डबल क्वेश्चन आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 36 है वो ऑलरेडी हो चुका है, अभी ऊपर 34 वाला है। तो इसमें आंसर क्या होगा सर, इसमें आंसर पहला ही होगा, टेस्ट वाला था, तो इसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन दैट एडवोकेट द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ नेचुरल साइंस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी, इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म वो अप्रोच जो साइंस को हम सोशल साइंस की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिविज्म। देखिए आइए क्या कह रहा है, पॉजिटिविज्म क्या है सर, एक साइंस ये चीज है ना, सोशल फैक्ट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोशल फैक्ट्स की बात करता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन किसकी है सर, क्वालिटेटिव मेजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, साइंस को ये कहता है साइंस को हम साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कहता है कि भैया हम साइंस को साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आइए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च।
दोनों रिसर्च का आपका सिमिलरिटीज ढूंढना है। तो बोथ आर कंसर्न विद द डेटा रिडक्शन, दोनों कर सकता है, प्रोडक्ट दोनों जो रिलेटेड है कंसर्न है डेटा रिडक्शन से। बोथ आर कंसर्न विद वेरिएशन इन डेटा, बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा। कह रहा बोथ ले एम्फेसिस ऑन द कंटेक्चुअल, नहीं, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात जो है वो करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन से ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये तो सी और डी जिसमें होगा उसको हटा दो, तो सी और डी किसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, तो ए बी और ई आंसर होगा। बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस, बिल्कुल सही बात है, ए बी और ई आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का दिया हुआ रिसर्च। ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है सर उसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कोई थ्योरी को बनाते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी की टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। सर लिटरेचर रिव्यू में आपको सही चीज ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए क्या क्या चीज होगा, कह रहा है यू नीड टू नो द व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ये बात बिल्कुल सही है, लिटरेचर रिव्यू जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या जानते हैं और आपका उसका रिसर्च एरिया से कनेक्शन क्या है। ठीक है, ये होगा। इट में हेल्प यू टू डेवलप एनालिटिकल फ्रेमवर्क, एनालिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। इट विल हेल्प द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग, आपकी फाइंडिंग को इंटरप्रेट करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। इट में सजेस्ट द फर्दर रिसर्च, हाँ ये कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस आपको जनरेट करेगा माइंड में जब आप चीजों को पढ़ेंगे, तो ये होगा। तो ए बी सी डी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, आ जाओ देखते हैं। क्या आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इश्यूज, कुछ सैम्पलिंग इश्यूज that are problematic in ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसका सैंपल को कलेक्ट करने में वो इश्यूज की चर्चा करनी है। आइए, कह रहा है मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बात बिल्कुल, बहुत सारे लोग वन आईएसपी से ज्यादा यूज करते हैं, तो ये तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होगा। एवरी पर्सन हैज ओनली यूनिक ईमेल एड्रेस। सर ये तो बढ़िया चीज है ना कि आपको आइडेंटिटी करने में इजी हो जाएगा कि हर आदमी का एक अलग ईमेल एड्रेस होता है, तो इससे तो इजी हो जाएगा। तो ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, यानी कि बी वाला जो है ऑप्शन नहीं होगा, तो बी वाला हटा दीजिए। बी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, देखो आंसर खुद निकल के आ रहा है, ए सी और डी। कह रहा है हाउस होल्ड मेनी वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक कंप्यूटर हमने बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो ये इसके लिए डेटा करने में दिक्कत हो सकता है। इंटरनेट यूजर्स आर बायस्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ए सी और डी आंसर। हाँ, तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। तो सर प्रोड्यूसर गैस क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या ट्रू है। कह रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसेस फिल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। दूसरा है, कह रहा है इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। भाई साहब लोअर टेम्परेचर नहीं, ये हायर टेम्परेचर में होता है। ठीक है, कह रहा है इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल एंड इंटरनल कंबस्टन इंजन्स। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत बात क्या कह रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं सर, ऑक्सीजन होता है कांस्टेंट, मतलब उसको उसी रेट में जितना उसको जरूरत है। तो बी और डी जिसमें हटाइए उसको, बी इसमें, डी इसमें, ए सी और ई आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं, आंसर हो गया 4 ए सी। देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या है, फ्यूल गैस है जो प्रोड्यूस करता है गैसिफिकेशन सॉलिड फ्यूल और जैसे कोल्स, बायोमास और कोक के थ्रू। प्रोसेस इन्वॉल्व होता है पार्टिशियल कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स इन ए गैसिफायर व्हिच कन्वर्ट देम इनटू गैसियस फॉर्म। ये बात देख रहे हो, ये चीज तो अभी ऊपर वाला सेंटेंस में बोला ना, ये देखो गैसियस फिल्स में कन्वर्ट करता है कंबस्टन इंजन के साथ। तो ये दोनों चीज यहां लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह भी इसमें रहता है एक कांस्टेंट फॉर्म में, एक फॉर्म ऐसा फॉर्म जहां पे जितना जरूरत है उतना ही मिल रहा है। ठीक है, वैसा है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीव्ड एज ए प्रैक्टिकल टूल ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंडा 21। सर किसके लिए था, ये एजेंडा 21 के लिए था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे इसकी ये क्या कहते हैं इसको, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इस ये जो एजेंडा 21 डेवलप किया गया था, किसमें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है सर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन, और उसके बाद हमने बोला है कि भाई साहब क्या आपको सही है वो बताइएगा। कह रहा है असर्शन डीडीटी बायो एक्यूमुलेट टिश्यूज ऑफ मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, डीडीटी जो है बायो एक्यूमुलेट करता है इन टिश्यूज सारे स्पीशीज को इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बिल्कुल बात सही है। डीडीटी इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है बट रेडिली सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल्स। ये भी बात बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो ये क्या है, डीडीटी क्या है,
हाजार्डियस इफेक्ट। DDT क्या है? डाइफेंटीक्लोराइड इथेन, है ना, इज ए पॉप्स है, टॉक्सिक मैन मेन हाजार्डियस केमिकल है। फर्स्ट सिंथेसाइज हुआ था 1874 में, और फिर इट वाज इंसेक्टिसाइडल जो है प्रॉपर्टीज वर डिस्कवर्ड इन 1939 में। ये हाजार्डियस इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किसमें सर? ह्यूमन से लेकर बाकी सारे बर्ड्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है। बर्ड्स आर अमंग्स मोस्ट अफेक्टेड एनिमल्स बिकॉज ऑफ DDT। तो DDT की वजह से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो कौन है? बर्ड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर मेनली टारगेटिंग एट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। बिल्कुल साहब, MDG जो है वो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के लिए था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड एट कंट्रीज वेदर डेवलप्ड, डेवलपिंग और पुअर, तीनों के लिए, डेवलप्ड, डेवलपिंग और पुअर, तीनों के लिए था SDG। तो ये याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहा है? Which of the following pollutants is responsible for causing blue baby disease? सर इसके लिए जो है नाइट्रेट आपका रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? नाइट्रेट। ये क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? इसको इन्फेंट मेथमेमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं और साइनसिस भी कहते हैं। कंडीशन है जहां एक बेबी को स्किन जो है वो ब्लू तरह के दिखने लगता है। बेसिकली उसका जो नाखून है, लिप्स है, ईयर नोब्स, ये सारा चीज जो है वो ब्लू दिखने लगता है और वो बहुत बुरा होता है ना। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन का कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसको नाइट्रेट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब 46 से 50 जो है वो आपका है भाई साहब पैसेज। पैसेज मैं आपकी जिम्मेदारी देता हूं, आप इसको बनाएं और सही आंसर्स बताएं, क्या क्या सही आंसर्स होगा इसका, ठीक है जी। चलिए उसके बाद मैं आपको सही आंसर आपको कमेंट में बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है, मैं उसमें पिन कर दूंगा, आप सही आंसर करके कमेंट बताइएगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो अगर 40 से 50 के बीच में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको पैसेज को बनाएं और कमेंट करके हमें बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।